सर अगेन चली गई आपकी आवाज। ऑनलाइन क्या पढ़ रहा है? सब्जेक्ट तो कैसे तुम लोग पेपर करोगे? तो पेपर करीब आता है ना तभी पढ़ते, पहले तो आराम में पढ़ते, कुछ समझ में तो आए ना। नहीं 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 ला सकते, नहीं जो उनकी स्क्रीन पे होगा ना सिर्फ यही देख सकते हैं। अब आवाज ही नहीं आ रही कुछ, और वो अपना पढ़ा रहे हैं। अपना वो तो हटाओ म्यूट, ग्रुप में बोल म्यूट नहीं किया अपना, किया है मैंने। इधर क्यों आ रहा है? अब अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है? देखें जल्दी से बताएं। यस सर। यस सर। अब आ रही है ना? हेलो। यस सर। अच्छा चलो ठीक। So we were discussing about manufacturing capacity depends on hospital to hospital. बड़ा हॉस्पिटल होगा तो ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी, बाम बनाएंगे तो ज्यादा बनाएंगे, क्लीनिंग मिक्सचर बनाएंगे ज्यादा बनाएंगे, जो यूसॉल लिक्विड बनाएंगे जो जख्म वगैरह साफ करने या पट्टी में काम आता है, डिपार्डिन का रिप्लेसमेंट है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ चाहिए होगा बनाने के लिए। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ कॉन्स्टिट्यूट फार्मासिस्ट एज अ सुपरवाइजर एंड एंसिलरी पर्संस। मेन जो होगा वो फार्मासिस्ट होगा। फार्मासिस्ट जो है वो अपॉइंट करेगा लोगों को, कितने लोग उसको फार्मेसी में चाहिए हेल्प के लिए और कितने फार्मासिस्ट चाहिए। तो मेन आपका बड़ा फार्मासिस्ट होगा, जो सीनियर फार्मासिस्ट होगा वो आपको गाइड करेगा। द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ इज आल्सो अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर फॉर इकोनॉमिक कंपाउंडिंग प्रोग्राम। लाजमी अगर आप ज्यादा कर लेंगे तो आपके हॉस्पिटल का पैसा ज्यादा निकलेगा, बजट आपका ज्यादा हो जाएगा। कम करेंगे तो काम नहीं होगा। सो यू हैव टू डिसाइड हाउ मच स्टाफ डू यू वांट टू रिक्रूट। Reduction in the labor cost is the aim of an administrator, but under no circumstances should a bulk compounding program be undertaken without service of a pharmacist. ठीक है, आपका काम है कि मिनिमम पे रख के आप काम करें, मैक्सिमम पे काम ना करें। मिनिमम पे आप काम करेंगे तो आपको कम से कम स्टाफ से उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम लेना है। और ये कौन करेगा? ये फार्मासिस्ट करेगा। और ये जो बल्क बनाएगा, ये कौन बनाएगा? फार्मासिस्ट बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ द एंसिलरी स्टाफ पर्संस जो आपके सबऑर्डिनेट होंगे। ऑपरेशन कॉस्ट देखेंगे हम, कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है ना, ऑपरेशन कॉस्ट देखेंगे कितनी कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट को भी हम जो है कंसीडर करेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइस स्पेंड। अच्छा, दो किस्म की कॉस्ट होगी, ये कल मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो रॉ मटेरियल आपका होता है और लेबर होता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो सुपरवाइजरी पर्सनल है, स्पेस है, जो जगह चाहिए, इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन है, जितने पुराने होंगे उसकी कीमत गिरती जाएगी।
मेंटेनेंस है, हाउसकीपिंग है, सफाई है, आर द इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। द इंक्रीज इन बैच साइज विल टू अ पॉइंट रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट। आप जितना बल्क बनाएंगे, अगर एक वक्त में आप 100 बोतलें उसकी क्या नाम है, बाम की बना लेते हैं 100 बॉटल्स, तो आपकी कॉस्ट अलग होगी। अगर 1000 बोतलें बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। दो दिस रिडक्शन इज नॉट जियोमेट्रिकली विद इंक्रीज इन द बैच साइज, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, मगर ऐसा होता है। मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है इक्विपमेंट भी मेंटेन हो, जो मैन्युफैक्चरिंग जिससे आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी, पैसा लगेगा आपका उसके ऊपर भी। मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इज एक्चुअली अ कंट्रोल ओवर इक्विपमेंट ऑपरेशन। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट, वो मशीनें कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जगह कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इक्विपमेंट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर डिपेंड होता है मेंटेनेंस का। अगर आप 2-2, 3-3, 4-4 बैचेस बना रहे हैं एक एक दिन में, तो लाजमी उसकी मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और अगर दिन में एक ही बैच बना रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस उसके हिसाब से होगी। अ हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग equipment and expense associated with frequent repair necessitate an equipment maintenance। अगर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो उसको उसकी मेंटेनेंस को भी बार बार देखेंगे। और आप बार बार रिपेयर कराएंगे तो यकीनन आपके पास जो है क्या होगा कि बार बार अगर आप इसको वो करेंगे तो आपके पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। एन इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम टू इंश्योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस विद द लोएस्ट पॉसिबल रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर करा रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम खर्चे के अंदर ये काम हो जाए, और इसकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है रिपेयर। अगर कुछ टूट फूट हो जाए इक्विपमेंट में तो यू हैव टू गो फॉर रिपेयर। The development of an equipment maintenance program would be the responsibility of a pharmacist। अब ये फिर pharmacist का, आप देखें आप लोग pharmacist हैं, आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ हम जाएंगे और हॉस्पिटल में खड़े हो जाएंगे और दवाएं मरीजों को बांट देंगे। दिस इज नॉट योर जॉब। आपका जॉब तो इवन काउंटर पे जाके मरीज को दवा देना भी नहीं है, वो भी आपका असिस्टेंट करेगा जो आपके अंडर होगा, मे बी टेक्नीशियन। अब तो टेक्नीशियन कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं पाकिस्तान में, हो चुके हैं, बल्कि 2-3 इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान में जो करा रहे हैं। टेक्नीशियन ट्रेंड हो जाएगा, टेक्नीशियन आपकी हेल्प करेगा हर चीज़ की, आपके कंप्यूटर को मेंटेन करेगा, आपकी चीज़ों को मेंटेन करेगा, आपको रॉ मटेरियल ला के देगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, आपसे सिर्फ गाइडेंस लेगा। तो आप सुपीरियर होंगे, वो आपका जूनियर होगा। सो यू हैव टू फॉलो द वे द फार्मासिस्ट हैज टू वर्क इन दैट एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे आपके अंडर में आ रहे हैं फार्मासिस्ट की, उसकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कहेंगे जी मैं नहीं करता या करती, मुझे नहीं आता, किसी और को बुलाओ। नो सर, यू शुड बी रेडी फॉर दैट कि अब आपका वक्त आ गया है काम करने का। स्टेरॉयल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, इंजेक्टेबल बनते हैं, स्टेरॉयल कहते हैं इंजेक्टेबल को, ठीक है ना। और इसमें आप जो है इंजेक्शंस हैं और टॉपिकल्स हैं जो आपके स्टेरॉयल होने चाहिए, जिसमें कोई भी ग्रोथ ना हो। The sterile manufacturing involves the same basic principle as required for the bulk compounding, only difference of most stringent specification, sterility and a pyrogenicity of the product। एक तो स्टेराइल हो, दूसरी बात पायरोजेनिसिटी। पायरोजेनिसिटी टेस्ट पता है कैसे करते हैं? आपको बताया हो वो लैब में है, कोई क्लास में बताएगा पायरोजेनिसिटी क्या होता है? 40 स्टूडेंट हैं, किसी को मालूम है? 42 स्टूडेंट्स में 41 इंक्लूडिंग मी 42। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सादिया। यस सर, रैबिट टेस्ट होता है। क्या होता है पायरोजन टेस्ट टेस्ट में हम हैं? क्या टेस्ट होता है? रैबिट टेस्ट करते हैं सर।
सर इंजेक्ट करते हैं हम अपनी जो भी जिसका टेस्ट करना होता है वो रैबिट्स में इंजेक्ट करते हैं, उनका टेम्परेचर नॉर्मल पे होना चाहिए, और अगर उनमें इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी प्रोडक्ट। ये किसको किसको इंजेक्ट करते हैं? सर रैबिट्स। रैबिट्स को। कहाँ इंजेक्ट करते हैं? लोकेशन ऑफ द बॉडी बताइए, पार्ट ऑफ द बॉडी बताइए, किस पार्ट में इंजेक्ट करते सर हैं? मे बी पेरिटोनियल। हैं? सर ईयर वेन पे करते हैं शायद। कान पे करते हैं, एयर पे, एयर पे, कान के ऊपर। ये यस पढ़ाया सर, होगा आपको आपके टीचर ने। पैरोजिन टेस्ट यस सर, ईयर वेन। एयर एयर पे, कान पे करते हैं इसको रैबिट के, और फिर देखते हैं उसको बुखार चढ़ा या नहीं चढ़ा है। ठीक है ना? ये सबको पता चल गया 41 स्टूडेंट्स को कम से कम। ये बेसिक फंडामेंटल है आपकी। नाउ यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट आफ्टर 1 ईयर एंड यू हैव टू एंटर इनटू द हॉस्पिटल फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स। तो आपको बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए। ठीक है? Beside various control discussion earlier, additional environmental control are needed for this trial manufacturing. अब environmental control से क्या मुराद है यहाँ पे? स्टेरिलिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडिशनल एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या रही है? क्या कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे? जी, नंबर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होने चाहिए। इसका क्या तरीका होता है? हाउ टू टेस्ट? जी, अगर मैं कहूँ ये स्ट्राइल एरिया बनाइए आप अपना, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बल्क, तो आप क्या करेंगे? 41 स्टूडेंट हैं, आतोफ बोलो, CRO जी। हिजरा, रूम में, और जो है आइसोलेटेड सिस्टम डेवलप करेंगे सबसे पहले तो। क्या डेवलप करेंगे? एगर रखते हैं हम, हाँ उसमें कॉलोनीज चेक आइसोलेटेड करते हैं। सिस्टम। जी जी, एगार प्लेट रखेंगे, एगार मीडिया जी, रखेंगे उसमें, और उसमें उसको कॉलोनीज चेक करते हैं कॉलोनीज चेक करेंगे। ब्रूड की। कितनी कॉलोनीज होनी चाहिए? लेस देन 5। लेस देन 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। इंट्रावीनस एडेटिव प्रोग्राम। अब लाजमी आप इंट्रावीनस बनाने, डायरेक्ट ब्लड में डाल दें। ये बाईपास नहीं हो रहा है, हेपेटिक बाईपास फर्स्ट पास नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। तो इट विल गो टू द हार्ट, इट मे गो टू द ब्रेन। पैराजिन नहीं चाहिए यहाँ पे हमें, स्टेरॉयल होना चाहिए। An intravenous additive program deal with the policies and procedure for both preparation and administration of intravenous fluid to which drugs are to be added. These drugs are incorporated under specific condition. ठीक है ना? एक खास कंडीशन में बनाएंगे इन ड्रग्स को। The intravenous additive services on the other hand is a part of IV additive program and refer only to the preparation of product. आप लियाकत नेशनल जाइएगा कभी विजिट हो तो वहां पे आगा खान में तो मैं नहीं गया हूँ ना, मतलब मैंने देखा नहीं जाके, मगर वहां पे तो जैसे आप एंटर होते हैं, जहाँ पे इनका फार्मेसी के एंट्रेंस है, उसके अपोजिट साइड पे पूरा स्ट्राइल एरिया बना हुआ है, जिसमें इंजेक्टेबल और दूसरे टॉपिकल वगैरह इस्तेमाल बनते हैं, जो स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल एरिया जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, और आईवी प्रिपरेशन भी वही होती है सारी। Preparation and dispensing of IV additive solutions. The first step in the preparation of additive solution is the receipt of a physician order. कब बनाना शुरू करेंगे? जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। The hospital pharmacist work from the physician order sheet and prepare the label. जब आप बनाएंगे और फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा, या उसका ऑर्डर आपके हाथ में होगा कि जी ये बनाइए, वो कहता है जी आप डॉबर्स पाउडर बनाइए फीवर के लिए बच्चों के, और ये बनाइए तकरीबन 1000, तो ये आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है? और फिर उसका आप लेबल तैयार करेंगे, पूरी चीजें लिखेंगे, वो कितने मिलीग्राम का है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी जो है ना बैच कब शुरू किया था, हैं बैच नंबर इसका क्या है, जो भी आप लोग लेबलिंग में सीखा होगा आपने,
Label must provide information such as patient identification and location. पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे फिजिशियन नेम, फिजिशियन का नाम क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा ड्रग विथ क्वांटिटी एडेड, कितना कितना अपने इंग्रेडिएंट उसमें कितनी किस क्वांटिटी का ड्रग है, ये कितनी क्वांटिटी में आप दे रहे हैं मरीज को। और इसके बाद आपके पास होगा एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट। अब फार्मासिस्ट का नाम भी जाएगा यहाँ पे। अगर कोई गलती आपसे हो गई तो समझ जाइए आपकी जान फंस गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए आतिफ साहब और दूसरी जो सीआर हैं आपकी और बाकी जो स्टूडेंट हैं, सबको मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको जो है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अगले साल चले जाएंगे, मे बी यू विल गो इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अबाउट 39 स्टूडेंट यहाँ पे सब मुझे नजर आ रहे, इंक्लूडिंग मी 40। आप सबके लिए मैसेज है ये, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई मिस्टेक अगर होगी तो ये आपकी होगी, समझे ना। ये अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो ये आपकी मिस्टेक होगी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट, किसने बनाया था ये, क्यों गलती हुई इसके अंदर, क्वांटिटी क्यों कम है, इंग्रेडिएंट क्यों कम है, इफेक्टिव क्यों नहीं है, एक्सपायरी डेट गलत क्यों लिख दी गई है, डेट ऑफ कंपाउंडिंग गलत क्यों डाल दी गई है, जिस दिन बनाया आपने उसकी डेट गलत आपने क्यों डाल दी इसके अंदर। ये सारे सवालात आप पे उठेंगे। समझ में आ रही है बात आपको। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग प्रिस्क्रिप्शन। ये आपने जो है चलो, इसके बाद हम आते हैं आगे। एरिया ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशन। अब आपको सबसे पहले उस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। प्रिपरेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशन, इंट्रावेनस सॉल्यूशन बनाने की किसको नॉलेज होनी चाहिए? द फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन द आईवी प्रिपरेशन। अगेन फार्मासिस्ट, अगेन फार्मासिस्ट। प्रोग्राम शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेरेंटल फीडिंग थेरेपी। पेरेंटल फीडिंग थेरेपी। आप आईवी कैसे देते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। प्रिपरेशन प्रोग्राम शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंटल फीडिंग थेरेपी, कि आप इसको कैसे बनाते हैं और किस तरीके से देते हैं, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। ये पता होना चाहिए बॉडी में एसिड बेस बैलेंस कितना होता है, ड्रग में कितना रखा जाएगा। नाइट्रोजन बेस बैलेंस, फ्लोइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ देते हैं? जहाँ सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है, क्लोरीन का लॉस होता है, डायरिया होता है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, शॉक होता है, ठीक है ना। अगर सनस्ट्रोक हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, maybe the patient is suffering with the diabetes, maybe patient is suffering with the cancer, maybe patient has got another biological, ठीक है, maybe the kidney is not working properly, so electrolyte imbalance होगा वहाँ पे। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवरी सिस्टम, आप TPN के नाम से आता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN, ठीक है, ये लिखा हुआ है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे। इसको कहते हैं TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी आईवी आपने जो बनाया है उसमें वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिससे उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। ड्रग न्यूट्रिशन एंड ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन। Good aseptic technique and experience in preparing intravenous admixture is essential. आप उस जगह पे एसेप्टिक रखेंगे जहाँ पे मॉपिंग होगी, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, लेस देन 5 कॉलोनीज अवेलेबल होंगी वहाँ पे। इससे
इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम आपने करना है बीइंग अ फार्मासिस्ट। तो आपने जो अब एक चैलेंज ले लिया है कि मैं फार्मासिस्ट बनूंगा या बनूंगी, तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू फॉर इन योर कैरियर. You have to be very vigilant and you must have a patience for your profession. The pharmacist should also have to be aware of the current standard and recommendation on steroid administration and quantity as shown as reading. पर reading की आदत डालिए, नया मटेरियल पढ़िए, नए स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं वो देखिए, विलियम हैसन के नया जो एडिशन है उसमें स्टैंडर्ड जाके पढ़िए, यूएसपी देखिए, बीपी देखिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया देखिए, नेशनल फॉर्मुलरी बीएनएफ देखिए, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी देखिए, ठीक है ना, मार्टिनडेल देखें, रेमिंगटन देखें, ये तमाम किताबें हैं जो स्टैंडर्ड है हमारी. यू हैव टू गो थ्रू एवरी डे. इसको आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, नेट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें जरूर. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी ये नॉलेज जो है, एरिया ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग आईवी इज विल बी डिफिशिएंट. ठीक है ना, ये आपने देखना होगा, लाजिम आपका देखना. कॉस्ट शीट फॉर आईवी प्रोडक्ट्स. अब आपके पास एक कॉस्ट शीट भी होनी चाहिए. कितना खर्चा कर दिया आपने, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट पर एनम साल में, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कितनी आई, डायरेक्ट वेजेस आपने तनख्वाहें कितनी दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, क्लोजर्स, लेबल्स, हैंगर्स, ओवरहेड कॉस्ट में एस्टिमेट सैलरीज कितनी जाएंगी, रेंट कितना देंगे किसी चीज का, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स की कितनी हो रही है, मैकेनिक्स एंड इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कितना यूज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रिंटिंग जो आप लेबल बना रहे हैं, स्टेशनरी मंगवा रहे हैं, पोस्टर्स हैं उसके, क्वालिटी कंट्रोल, डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, सारी चीजें कॉस्ट शीट पे आएगी. अब आपको पता चल गया फार्मासिस्ट का क्या काम है. Pharmacist is not only working in the marketing, pharmacist is not working in the hospital, pharmacist is not working only in manufacturing, pharmacist हर जगह काम करता है. तो अब तो बहुत से नए नए एरिया खुलने शुरू हो गए जहाँ पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है. आज पाकिस्तान आर्मी भी फार्मासिस्ट ले रही है, नेवी भी ले रही है, एयरफोर्स भी ले रही है. आपके बड़े बड़े इदारों में फार्मासिस्ट की लाइन लगी हुई है. लियाकत नेशनल में कोई 27-28 फार्मासिस्ट मौजूद हैं. आगा खान में भी कोई 22-23 फार्मासिस्ट मौजूद थे एक जमाने में. अब मुझे नहीं पता फिगर इस वक्त क्या चल रहा है. आज आपके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इंडस भी आ गया, वहां पे भी फार्मासिस्ट है, असलम शाह होता है वहां पे, आरआई होते हैं वहां पे. ठीक है ना. एनआईसीबीडी में फार्मासिस्ट थे आसिफ साहब, बहुत पुराने, रिटायर्ड हो गए वो. अब उनकी जगह आगा खान का एक फार्मासिस्ट आया, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ इसको. हर हॉस्पिटल में, इवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन गुलशन इकबाल अपोजिट टू द रब हॉस्पिटल अक्रॉस द रोड, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी आगा खान का जो मेन फार्मासिस्ट था, तो सॉरी लियाकत नेशनल का, वो अभी वहां पे एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा है. और वहां आप जाएंगे तो आपको 10-12 बच्चियां नजर आएंगी, 10-12 बच्चियां नजर आएंगी. ये आपको टाइम आउट नजर आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है. अब हमारे पास 10 मिनट रह गए लेक्चर खत्म होने के लिए. ठीक है, ये टाइम एलोकेशन जूम देता है हमें 40 मिनट का. अच्छा जी, पॉलिसी मेकिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आइटम. अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्लोज हो जाएगा. पॉलिसी मेकिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आइटम, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेक और बाय डिसीजन. क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी मेंटेन करनी है, कॉस्ट मेंटेन करनी है, प्योरिटी मेंटेन करनी है, सर्विस मेंटेन करनी है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई बनानी है, पर्सनल इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, स्पेस चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी. सारे काम आपने करने हैं. Policy making of the manufacturing items, personnel requirements, usually non-professional and professional. इस आपके पास कितने हैं? Operation should be neat, orderly, reliable, alert, good manual dexterity. All employees should be good health and periodic physical examination. आपका जो
तो हमें जो है जो एम्प्लॉय है हमारे उनको भी फिजिकली चेक करना है। कोई ट्यूबरकुलोसिस का तो फॉर्मिस तो नहीं है, कोई ब्रोंकाइटिस में तो नहीं आ गया, कोई कोई जो है एड्स में तो नहीं आ गया, कोई कोविड का इंफेक्शन लेके तो वहां नहीं खड़ा हो गया। तो ऑल एम्प्लॉय शुड बी अ गुड हेल्थ एंड पीरियोडिक फिजिकल एग्जामिनेशन। ये तो बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ तो नहीं होता, अमेरिका में होता है, आगा खान में होता है, नहीं होता मुझे पता नहीं, कि मेडिकल जो उनका वो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक दिन के लिए रात को एडमिट करते हैं आपको, और उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, स्पुटम टेस्ट होता है, आपके वाइटल साइंस देखे जाते हैं, आपका ईसीजी निकाला जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें पूरी हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है आपका। हम मल्टीनेशनल में थे तो हमारा भी फ्री में होता था। ये सारा काम हमें करना पड़ता है। अगर आप ये करेंगे तो आपके पास कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस नहीं। इस ट्रायल कवर ऑल स्पून, यानी हर चीज के ऊपर स्पून पॉली इथिलीन डालें, फूड्स बने हुए हों, फेस मास्क पहने हुए हों, शू कवर्स हों, शू के ऊपर कवर, हम इंडस्ट्री पे भी कवर चढ़ाते थे जब हम प्रोडक्शन में जाते थे, तो वहां पे या क्वालिटी कंट्रोल में तो शूज के ऊपर एक थैली चढ़ा लेते थे जो पॉली एथिलीन की होती थी। एंड स्टेराइल रबर ग्लव्स होने चाहिए। प्रिपरेटरी प्रोसीजर्स, रिमूविंग आउटसाइड स्ट्रीट क्लॉथिंग, जो सड़क से कपड़े पहन के आते हैं वो उतार देते हैं आप, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऊपर से गाउन पहन लेते हैं, मगर वहां पे नहीं होता। स्क्रबिंग द हैंड, यानी बिल्कुल सर्जन की तरह अपने हाथों को मल के साफ करते हैं आप। स्क्रबिंग का एक खास टेक्निक होती है, जैसे वजू करते हैं, वजू में अगर कान के अंदर पानी ना डालें या नाक में पानी डाल के उंगली ना घुमाएं तो वजू कंप्लीट नहीं होता। ऐसे स्क्रबिंग में भी होता है। पर्सन वर्किंग इन इक्विपमेंट वॉशरूम्स नॉट रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट, जो वहाँ वॉशरूम में काम कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं इन चीज़ों की, मगर बाकी लोगों को जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में क्या आता है? वाटर स्टिल एंड डी मिनरलाइजर्स, ये तो आपको पता होगा। एम्प्यूल और वाइल्ड वॉशर्स होगा, ऑटोक्लेव होगा, ऑइंटमेंट और कोलाइड मिल्स होंगी, ठीक है ना। मिक्सचर टैंक होगा विद इलेक्ट्रिकल एजिटेटर जिससे आप हिलाएंगे। स्टीम जैकेट्स होंगी, कैटल, ठीक है ना, स्टीम बनाने के लिए कैटल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल कैटल पे चाय बनाते हैं। फिल्टर प्रेस और ऑटोमेटिक फिल्टर एंड सिफोन, जिसमें से आप छानेंगे सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। इक्विपमेंट फॉर पेरेंटल सॉल्यूशन, लेबोरेटरी में क्या होगा? स्टोरेज इक्विपमेंट फॉर एम्प्यूल एंड वायल्स होंगे। एम्प्यूल वॉशिंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स हैं। डस्ट प्रूफ स्टोरेज कैबिनेट, लेबल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसके बाद लेबलिंग बेंचेस, कोल्ड स्टोरेज, इसमें जरा सा ठीक है जनाब, इसमें हम देखते हैं। और लेबलिंग बेंचेस होंगे, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, वाटर स्टील मिक्सिंग टैंक, फिल्टर प्रेस, ऑटोक्लेव, हॉट एयर स्टेलाइजर, ये सारी चीजें होंगी। कुछ चीजें मिसिंग है, मैं जरा इसको देख लूँ। बेंचेस फॉर फिलिंग एंड सीलिंग, ठीक है ना। लेमिनार फ्लो यूनिट होगा। लेमिनार फ्लो यूनिट पता होगा आपको, वहां से जो है लाइट आती है और वो उसके अंदर काम करते हैं, जैसे इंजेक्टेबल जहाँ पे आप बनाते हैं। सीस फिल्टर कैंडल्स, इंस्पेक्शन टेबल, बॉटल रैक्स, बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस होगा ये। हॉट प्लेट्स, हॉट प्लेट आपको पता है। पंप सक्शंस हैं विथ प्रेशर, इसमें प्रेशर भी होना चाहिए, सिर्फ सक्शन मशीन ना हो बल्कि प्रेशर भी उसके अंदर। स्टूल, एडजस्टेबल फ्लास्क, ग्लास वेरियस, और इसके अलावा आपके पास टैंक स्टोरेज और डिस्टिल वाटर।
ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारी क्या है, इक्विपमेंट फॉर पेरेंटल सॉल्यूशन लेबोरेटरी। अब आपको पता चला कि कितना बड़ा काम है ये। बल्क मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट एन इजी जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट। ठीक है ना, फार्मासिस्ट की फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है, और फार्मासिस्ट इसके अंदर अपना मेजर रोल प्ले करता है, जो कि ज़रूरी है फार्मासिस्ट के लिए। वी मस्ट हैव अ नॉलेज एंड एज मच एज एक्सपीरियंस यू विल गेन इन दैट। अब जब ये आप करके निकल जाते हैं यहाँ से, हॉस्पिटल से सीख के, तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी सॉलिड एग्जांपल। जितने भी बच्चे ये सीख के आगा खान से निकल गए हैं, और अब जो फार्मेसीज खुली हैं, जैसे दवागों में डॉक्टर वो होता है मसूद, उसका चीफ फार्मासिस्ट है। मैरियन स्कोप में जाद हाशमी होते हैं। इसी तरीके से यासिर हाशमी हुआ करते थे। एक और थी, एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मेसीज खोलती है, उसके वो हेड्स थे। इनकी तनख्वाहें 4-4 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख के अंदर हैं ये। सो द मैसेज इज दैट इफ यू गेट अ कमांड and learn the things in that hospital, you have got a best opportunity in the market to join such type of pharmacies. अभी दवाओं के अलावा आपको पता है ना, बड़ी बड़ी सुपरमार्केट जो हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये जो है क्या नाम है आपका, नीपा पे जो एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, वो भी अपनी फार्मेसी खोल रही है। ठीक है ना, हर जगह पे जितनी सुपरमार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स, वो अपनी फार्मेसी चेनें खोल रही हैं। पंजाब में तो शुरू हो चुका है, सिंध में भी अब शुरू हो गया है। एंड मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग इन पाकिस्तान टू ओपन देयर ओन चेन ऑफ फार्मेसीज। तो ये जो लर्निंग आपकी होगी यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो लर्निंग है, अगर ये चीजें आपको आ गई तो यू विल गेट अ बेस्ट जॉब। आपका स्टार्ट ही जो है तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख से होगा यहाँ पे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ बिग बिग कैरियर। मैन्युफैक्चरिंग में तो लोग जाएंगे, प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है ना, और पैकेजिंग में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ जो भी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग में जाएंगे। मगर दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ओपनिंग। ये बेहतरीन पाकिस्तान में शुरू हुआ है, और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट नहीं चाहिए, बल्क ऑफ फार्मासिस्ट चाहिए होती है। एक जो होगा एक्सपीरियंस वाला वो हेड बन जाएगा, बाकी नीचे वाले होंगे, उनको भी अच्छा अमाउंट मिलता है तनख्वाह पर। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। ये सीखिए। फिर हम यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं, ऑइंटमेंट बनाते हैं, एमल्शन बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, और आपको इसका बेसिक डिफरेंस आपने पढ़ लिया होगा फार्मास्यूटिक्स के अंदर कि व्हाट इज ऑइंटमेंट, व्हाट इज एमल्शन। एमल्शन में एमल्सिफाइंग एजेंट होता है, लोशंस बनाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में, और